सो लेट वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर में। देखो अब हम डिफेक्ट्स कर चुके हैं सॉलिड में, लास्ट लेक्चर है सॉलिड्स, ठीक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कौन सी होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, so we will be discussing properties of solid. Properties of solid, yeah. So we will be starting with the properties of solid. तो simple property जो solid की है वो तो हम बचपन से जानते हैं बेटा। जैसे बोलेंगे solids are hard and rigid, उनके particles are very tightly packed, they you can say they cannot flow, there will be definite shape, size and volume, ये सब properties आपको मालूम है। हम उन प्रॉपर्टीज की बात यहां पे नहीं कर रहे। हम जिन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं बेटा, वो तीन तरह की प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे बेटे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। Now, what do you mean by electrical properties? बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सॉलिड कैसे बिहेव करता है, वो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, यानी कि हम ये बता दें कि किसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी किस तरह से बिहेव करता है, वो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे जो सॉलिड होते हैं वो तीन तरह से बांटे जा सकते हैं। एक होते हैं जिनको बोलते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं जिनको बोलते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं जिनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, और एक होते हैं बेटा जिनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है जी। अब बेटा देखो, जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, ठीक, वो कौन होते हैं बेटा? कंडक्टर हम उनको बोलते हैं which allows the passage of current through them, allows the passage of current through them, passage of current, they allow the passage of current through them, ये अपने थ्रू करंट को पास करवाने की करते हैं कोशिश। ठीक है जी, थ्रू देम। अब बेटे जैसे हम बोल रहे थे allow the passage of current through them, इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है, कंडक्टिविटी रेंज, ठीक, कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो 10⁴ से लेके 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इनकी कंडक्टिविटी की रेंज है बेटा। 10⁴ से लेके 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी दे अलाउ द पासेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट थ्रू देम। जितना करंट हम इसमें पास करवाते हैं मैक्सिमम ये आगे पास ऑन करवा देते हैं। ठीक, सो दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। वहीं पर बेटे हमारे पास दूसरी बात आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर का मतलब है दे अलाउ द पार्शियल करंट टू पास थ्रू देम, अलाउ द पार्शियल current to pass through them, यानी ये अपने में से कुछ करंट को पास ऑन करवाने देते, कुछ को ये पास ऑन नहीं करवाते, मतलब यूनिट से पार्शियल करंट को पास ऑन करवाते हैं। इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है बेटे, इनकी कंडक्टिविटी की रेंज हमारे पास होगी 10⁻, देखो बेटा बहुत ही सिंपल चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा कि 10⁻⁻6 से लेके 10⁴ ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स तक इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है। बेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्लियर, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत इधर उधर दी हो सकती है। ठीक, अब तीसरी बात हम बात कर रहे हैं, तीसरी बात इंसुलेटर्स।
बेटे इंसुलेटर कौन से होते हैं? बेटे इंसुलेटर वो होते हैं which do not allow the passage of current through them, है ना जी? या बोले they do not allow the passage of current through them. देखो बेटे ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ करंट को पास नहीं करवाते सिर्फ वही इंसुलेटर होते हैं। बेटा इंसुलेटर हम उनको भी बोलते हैं जो बहुत ही कम करंट को पास ऑन करवाते हैं, या बोल सकते हैं which can pass very little amount of current, बहुत little amount of current, ठीक, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक, हमने बहुत सारा करंट पास किया, आगे कुछ पास मिला ही नहीं, इसलिए इसकी भी कंडक्टिविटी की रेंज जरूर होती है। तो इसकी कंडक्टिविटी की जो रेंज होगी बेटे, कंडक्टिविटी की रेंज जो होगी वो 10 टू पावर -20 से लेके 10 टू पावर -10 ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। देखो बेटा ये कंडक्टिविटी की रेंज का रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, आपको एक सिंपल बात समझनी है। अगर कंडक्टर है तो 10 की दोनों पावर पॉजिटिव में होगी, अगर कंडक्टर है तो 10 की दोनों पावर पॉजिटिव में होगी, अगर सेमीकंडक्टर है तो एक पावर नेगेटिव में एक पावर पॉजिटिव में होगी, और अगर इंसुलेटर है तो दोनों ही पावर्स किस में होंगी? नेगेटिव में होगी। ये बात ध्यान में रखने का। बाकी ये वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ठीक, बहुत सकती है, बट आप सिर्फ ये समझिएगा अगर दोनों 10 की पावर्स पॉजिटिव में होती हैं तो समझ लीजिए कंडक्टर है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में समझ लीजिए सेमीकंडक्टर है, और अगर दोनों ही नेगेटिव में तो समझ लेना कि ये इंसुलेटर होता है। बोलो क्लियर? सर ये जो इंसुलेटर्स हैं वो बहुत कम करंट पास करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर में भी आ जाएंगे कभी? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक। वेरी लिटिल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेरी लिटिल? यानी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट। तब इसकी कंडक्टिविटी रेंज को बताने के लिए मैंने कहा कि वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ। सेमीकंडक्टर पार्शियल करंट को पास ऑन करवाते हैं, जिससे काफी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करंट आगे पास ऑन हो सकता है। अगर बेटा ये एक ही होते तो अलग अलग दिखता क्यों है? ठीक, तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। अब बात करेंगे कंडक्टर। देखो बेटा कंडक्टर जैसे हम पहले भी पढ़े हैं, तो कंडक्टर आगे दो तरह के हो सकते हैं। कंडक्टर आगे दो तरह के पॉसिबल होते हैं, ठीक है जी। वो दो तरह के कंडक्टर कौन से? एक, हम तो यहाँ सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड कंडक्टर एक्चुअली मेटालिक कंडक्टर, या हम बोलेंगे सॉलिड कंडक्टर की बात करेंगे। सॉलिड कंडक्टर्स या मेटालिक कंडक्टर्स की बात करें, ठीक। और दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है जी। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर उसको बोलते हैं which allows the passage of current through them, in their molten or aqueous state, जो सॉलिड स्टेट में करंट को फ्लो नहीं करवाते, ठीक, अपनी मोल्टन या अपनी एक्वस फॉर्म में करंट को कैरी करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होता है that allows the passage of current through them in their molten or in their aqueous forms, ठीक है जी, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है बेटे, ये आगे हमारे पास हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, +1 में पढ़े हो तुम, ठीक। ये इलेक्ट्रोलाइट्स आगे दो तरह के हो सकते हैं, या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, हाँ जी बेटे कुछ कहना चाहते हो? यस टेल मी।
कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी कहो। We were talking about weak and strong electrolytes. Weak electrolyte किसको बोलते हैं बेटा? Weak electrolyte which completely does not dissociate into the ions. Weak electrolytes are those which do not dissociate into their ions, which do not completely dissociate into their ions. Completely dissociate into their ions. Dissociate into their ions. Their ions. यानी जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से भी कम होती है, ये +1 में तुम्हें पढ़ाया गया है बेटा, जिनका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 5% होती है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, ठीक, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, या फिर ऑर्गेनिक बेसिस हो गए, या कार्बोनिक एसिड हो गया, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक, ये हम +1 में पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहा हूं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू देयर आयंस, विच कंप्लीटली dissociate into their ions, dissociate into their ions, यानी जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे तो हम कहते हैं कि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज ग्रेटर देन 30%, बट इसको हम मान के चलते हैं कि से इट इज 100%। क्या कह देते हैं? से 100%। वैसे 30% से अबव अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही माना जाता है बेटा, बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इसको 100% कह के चलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है उसमें फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू आयंस। तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आयनिक कंडक्शन होती है, ठीक। फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू आयंस, ठीक, इसलिए इसमें आयनिक कंडक्शन होती है, ठीक। देयरफॉर इट इज आयनिक कंडक्शन। हम इसको बोल सकते हैं ये आयनिक कंडक्शन है, क्योंकि फ्लो ऑफ आयनिक कंडक्शन शो करते हैं, क्योंकि बेटे जी यहां पे करंट का फ्लो जो है वो कौन करवा रहा है? वो आयंस करवा रहे हैं। वहीं पर सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं, तो सॉलिड कंडक्टर किस चीज को बोला जाता है बेटा? बेटे ऑब्वियसली सॉलिड कंडक्टर वो होते हैं which allow the passage of current through, allow the passage of current, the passage of current through them, in their solid form। तो एक्चुअली हम इसको पढ़ना चाह रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को नहीं, हम तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो they allow the passage of current through them in the solid form, for example metals, metals are solid conductors, ठीक है जी। अब बेटे इसमें जो इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पे फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है बेटा। इस वजह से बेसिकली ये हमें शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, दे शो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, क्योंकि इसमें करंट किसके थ्रू फ्लो होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फ्लो होता है बेटा करंट, सॉलिड कंडक्टर्स, ठीक। इसीलिए हमने एक बात पाई बेटा, हमने क्या पाया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कंडक्शन या कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे आयंस की जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दे कैन मूव, एंड इफ दे कैन मूव
डेफिनेटली कंडक्शन विल इंक्रीज। लेकिन यहां पे क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां उल्टा है, यहां कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों बेटा? क्योंकि जब हम यहाँ टेम्परेचर देते हैं तो जो कैर्नल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब कैर्नल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, जब कैर्नल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हिंड्रेंस होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हिंड्रेंस होने की वजह से कंडक्टिविटी बेटे गिर जाएगी। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। वेयर एज सेमीकंडक्टर और जो इंसुलेटर है, हमने ये पाया कि इनकी दोनों की कंडक्टिविटी, इन दोनों की कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की भी और इंसुलेटर की बढ़ती है, जबकि सॉलिड कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। ये तो सर समझ में आ गया कि जो आपका सॉलिड कंडक्टर यानी मेटल है, मेटल में जब हम कभी भी क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैर्नल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू होगा। जब कैर्नल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हिंड्रेंस मिलेगी, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से फिर बढ़ती क्यों है, इसकी कम हो रही है, इसकी बढ़ क्यों रही है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके पास आज एक नया तरह का मॉडल या फिर एक नई तरह की थ्योरी प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हुई। क्या इसको मिटा दे अभी अपन? यस सर। तो देखिए बेटे, आज हम पढ़ेंगे बैंड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? बैंड थ्योरी। देखो बेटा, बैंड थ्योरी जो है ये +1 से जुड़ी हुई है हमारी, ठीक? जो बैंड थ्योरी होती है बेटा, ठीक, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड है। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, जो बैंड थ्योरी है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसी पे बेस्ड है ये। सर हमें तो कुछ याद नहीं है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती थी, कैसे होती थी, तो मैं थोड़ा रिमाइंड करवाने की कोशिश करता हूं, तभी हम प्रॉपर्टीज को पढ़ पाएंगे। से मान लो मैं आपके सामने Li2 लिथियम ले लेता हूं। Li2 क्या, लिथियम ले लेते हैं। अब लिथियम जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? बेटा लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s1। अब हमने क्या किया, हमने Li2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। लिथियम जब दो जुड़े तो उसका MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। तो बेटे यहां मैंने लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लिया बच्चे, और यहां दूसरी लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लिए। ठीक है जी। ऑब्वियसली एक लिथियम में हमारे पास 1s2 है, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे भी सेम ही होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरा हमें पता है यहां पे अपने पास 2s है, और 2s में भी बेटे हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में। ये 2s है, एक इलेक्ट्रॉन 2s1, और ये एक इलेक्ट्रॉन इस 2s1 में। ये इस लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये इस लिथियम के एटॉमिक ऑर्बिटल है। बेटा लास्ट ईयर हमने पढ़ा कि क्या होता है जब भी एटम पास आते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते हैं, ठीक।
इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में लीनियरली कंबाइन करते हैं बाय LCAO मेथड। व्हाट इज LCAO मेथड? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स देते हैं जिनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे ये आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके यहां पे बनाएंगे Li2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, लिथियम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक, हमें पता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, एक बॉन्डिंग और दूसरा यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग होगा। याद करो, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बेटा बॉन्डिंग को नाम देते सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से 2s वाले 2 जब कंबाइन करेंगे, 2s वाले जब 2 कंबाइन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे बनेगा बॉन्डिंग सिग्मा 2s, और 2 कंबाइन किए तो 2 ही बनने हैं, यहां बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। अब जब ये कंबाइन कर गए हैं तो अब हमारे पास सिर्फ यही ऑर्बिटल्स रह जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल बन गया है तो हमारे पास सिर्फ यही ऑर्बिटल्स रह जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी and we will be only having these molecular orbitals। ठीक है जी, यही रह जाएंगे और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। कितने भरने होंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं और इलेक्ट्रॉन उन्हीं रूल्स के साथ भरने हैं। कौन से? अब वो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, उसके हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन भरने यहां से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके ये हमारे पास लिथियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए और आगे कुछ भी नहीं था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली, ठीक, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास था। क्लियर? अब देखो बेटे, ध्यान देना यहां पर, मान लो हमारे पास Li2 है, 2 लिथियम है तो भैया उसके जब ऑर्बिटल आपस में ज्वाइन करेंगे तो मान लो 2s ऑर्बिटल की बात करें तो 2s तो 2 ज्वाइन करेंगे भाई। ठीक, तो हमारे पास अगर 2 लिथियम ज्वाइन करे, ठीक, उसका 2s वैलेंस शेल ले लेते हैं, सिर्फ वैलेंस शेल। हमें जानते हैं कि दिस इज वैलेंस शेल। ये जो हमारे पास है 2s, ये क्या है? ये वैलेंस शेल है। हम सिर्फ वैलेंस शेल को भी ले लेते हैं। अब जब वैलेंस शेल 2s कंबाइन करेंगे तो 2 लिथियम अगर कंबाइन करे तो 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे, उससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बेटा एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी, 2 ज्वाइन करेंगे तो 2 ही तो बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, अब मान लो मेरे पास 3 लिथियम ज्वाइन कर रहे हैं। अब 3 अगर ज्वाइन कर रहे हैं बेटा तो ऑब्वियस सी बात है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग और तीसरा क्या बनेगा? तीसरा बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो उसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो तीसरा हमारे पास आ जाएगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह से मान लो अगर हमारे पास 4 ज्वाइन किए, ठीक, मान लो 4 ज्वाइन किए तो बेटा ये नहीं होगा,
तो क्या होगा, दो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग और दो हमारे पास बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग दो बॉन्डिंग। अगर मान लो 5 ज्वाइन किए, 5 ज्वाइन किए तो दो बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। क्लियर जी? इस तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास 7 लिथियम कंबाइन किए तो बताओगे कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से बनेंगे? यस रिवेश, अगर 7 लिथियम कंबाइन किए तो कितने एंटी बॉन्डिंग, कितने बॉन्डिंग और कितने नॉन बॉन्डिंग? ऑब्वियसली बिल्कुल सही कि 3 एंटी बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग, ठीक, और एक नॉन बॉन्डिंग। ऐसे अगर 9 कंबाइन किए तो बेटा 4 4 1। ऐसे मान लो n कंबाइन किए, ऐसे n कंबाइन किए तो बेटे अगर n एक इवन नंबर है, n बाय n एक इवन नंबर है अगर, तो बेटा उसमें n बाय 2 आधे, आधे कैसे होंगे, आधे n बाय 2 हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग और n बाय 2 क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग। और अगर कहीं ये ऑड होता तो एक नॉन बॉन्डिंग आ जाता, अगर ऑड होता तो एक नॉन बॉन्डिंग आ जाता, इवन है तो आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग। अब इस तरह से अगर n लिथियम, बहुत सारे लिथियम कंबाइन किए हैं तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं। अब ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं बेटा, पर जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, यानी यहां से लेकर के यहां का जो डिफरेंस होगा बेटा, वो तो लगभग सेम ही रहना है। और सारे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यही बनने हैं, आपस में रिपल्शन की वजह से थोड़े थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इतने पास आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे कि उनको डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब बहुत सारे लिथियम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दे विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि उनको डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो देन दे गिव राइज टू अ बैंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसको हम बैंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। बेटे समझ में आया कि नहीं कि बैंड कैसे बनता है? जब बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में बहुत क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि उनको डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल होता है। तो हमें एक स्ट्रेच्ड बैंड सा नजर आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, तो इसको हम बैंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देते हैं। क्लियर बेटी? अब ये जो बैंड होते हैं, ये बैंड 3 तरह के होते हैं। ये जो बैंड बनते हैं ये 3 तरह के बैंड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा वैलेंस बैंड, सबसे पहले हमारे पास आएगा वैलेंस बैंड। नो व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस बैंड? बेटे हमारे पास वैलेंस शेल ये है, तो वैलेंस शेल का जो बैंड बनेगा, ठीक है जी, वैलेंस शेल का बैंड, ये वैलेंस शेल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिथियम के केस में कौन से है, 2s। तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s से जो वैलेंस शेल का बैंड बनेगा, ठीक, उसको अपन क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड इज बैंड फॉर्म्ड बाय वैलेंस शेल molecular orbitals, वैलेंस शेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो वैलेंस शेल, लास्ट शेल जो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसका जो बैंड बनेगा उसको वैलेंस बैंड हम कहते हैं बेटा। खास बात इसको बोल सकते हैं, इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बैंड, बैंड ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये होमो का मतलब क्या हुआ बेटा? होमो का मतलब हुआ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल्स, आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड यानी जो भरा हुआ है, वो यही वाला बैंड है। ठीक, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो बैंड बनेगा वो हमारे पास वैलेंस बैंड होगा। जैसे इन केस ऑफ लिथियम, इन केस ऑफ लिथियम 2s forms वैलेंस बैंड। ठीक, लिथियम के केस में 2s जो होगा वो वैलेंस बैंड बनाएगा बेटा। क्लियर? तो वैलेंस बैंड क्लियर हुआ भाई, क्या होता है? जल्दी बोले, जल्दी, क्विकली। वैलेंस बैंड क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, अब एक दूसरी तरह का बैंड देखेंगे बेटा। अगला बैंड आएगा जिसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटे, 2s के जस्ट ऊपर क्या होगा बेटा? 2s के जस्ट ऊपर 2p होगा। यहां पे 2s के बाद क्या आएगा? 2s के बाद 2p आएगा, जो कि खाली होगा बेसिकली, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। है तो ऑर्बिटल्स क्या होती है? प्रोबेबिलिटीज तो होती है ना। तो 2s के बाद 2p आएगा जो कि खाली होगा, और जो 2p का बैंड होगा, 2p का जो बैंड होगा यानी जस्ट वैलेंस शेल से ऊपर वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बैंड होगा, ठीक, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। यानी बैंड फॉर्म्ड बाय orbitals just after the valence shell, just after the valence shell मतलब हम इसको बोलेंगे बैंड ऑफ ल्यूमो। बेटा ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो बैंड बना, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो बैंड बना, उसको बेटे अपन लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। जैसे इन केस ऑफ लिथियम 2p forms conduction band, 2p forms conduction band। अब इसको कंडक्शन बैंड क्यों कहते हैं इसको मैं समझाऊंगा कि why it is called as conduction band। अब देखो बेटे, ऑब्वियस है 2s और 2p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो अगर मैं लिथियम की बात कर रहा हूं तो लिथियम के केस में क्या होगा? जैसे मान लो इन केस ऑफ लिथियम ये एक बैंड बन गया इन लिथियम, ठीक, ये लिथियम में एक बैंड बन गया, मान लो ये 2s का बैंड है, तो ये बैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। और इसके ऊपर चले जाओ तो ये 2p का बैंड है, ये कंडक्शन बैंड कहलाता है। ठीक है, लिथियम के केस में मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, लिथियम के केस में, क्योंकि ये जो वैलेंस बैंड है ये किसका है? ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का है, और कंडक्शन बैंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का है। क्लियर? लेकिन अब तीसरी बात, इनके बीच में एनर्जी का गैप हो सकता है, ठीक है ना? एनर्जी का डिफरेंस तो है ये जो एनर्जी का गैप होता है इसको अपन बोल देते हैं तीसरी तरह का बैंड फॉरबिडन बैंड। तो तीसरी तरह का बैंड होता है फॉरबिडन बैंड, या जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, ठीक, यानी इट इज ये जो बैंड है इट इज एक्चुअली एनर्जी डिफरेंस बिटवीन valence band and conduction band
और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको एनर्जी गैप या फिर वैलेंस या फिर फॉरबिडन बैंड का नाम देते हैं। फॉरबिडन इसलिए कि यहां इलेक्ट्रॉन कभी ये जो एनर्जी का गैप आया बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड रादर वैलेंस बैंड, उसको हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन बैंड बोलते हैं क्योंकि यहां कभी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये तीन तरह के बैंड हमारे सामने आए। पहली तरह का बैंड जिसको हमने बोला वैलेंस बैंड। तो अगर कोई तुमसे पूछता है वैलेंस बैंड क्या हुआ, तो कहना कि बैंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बैंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय वैलेंस शेल या फिर बैंड फॉर्म्ड बाय वैलेंस शेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या बैंड ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है बैंड फॉर्म्ड बाय ऑर्बिटल जस्ट आफ्टर द वैलेंस शेल, ठीक। और इसमें बैंड ऑफ लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होता है। इसको कंडक्शन बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर वैलेंस बैंड में ये पड़े हैं, तो जब इसको बाहर से करंट देते हैं या हीट देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू द कंडक्शन बैंड व्हेनेवर करंट इज पास्ड। उस करंट, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है और वहां वो फ्री हो जाता है फॉर द मूवमेंट, ठीक। तो वो फ्रीली मूव करता है एंड देयरफॉर इट इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। तो सिंपल बात ये है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं तो दे जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। ये जब इसमें कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। एंड व्हेन दे जंप इनटू द कंडक्शन बैंड व्हाट हैपेंस, कि जब ये कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं दे आर फ्री टू मूव, हेंस दे आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिविटी, इसीलिए इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब बेटे किसी भी चीज की कंडक्शन, कि वो आपका रादर कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ये एनर्जी गैप पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर कंडक्टर्स, अगर कंडक्टर्स हुए, ध्यान दीजिएगा, तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो हमारा वैलेंस बैंड है और जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो बहुत नियर होते हैं एक दूसरे के। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वेरी नियर और दे में ओवरलैप ईच अदर। बेटा कंडक्शन बैंड तो खाली है ना, तो ऑब्वियसली इट में ओवरलैप वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड को ओवरलैप कर सकता है ना। तो कहने का मतलब इन कंडक्शन, इन कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि हमारा एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल और कंडक्शन बैंड में ओवरलैप वैलेंस बैंड। कई जगहों पे कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को ओवरलैप ही कर जाता है। तो यहां से यहां जंप करने के लिए एनर्जी नीड इज वेरी लेस, ठीक है जी, एनर्जी की जरूरत ही नहीं है या बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तो ऑब्वियसली ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। अब फॉर सेमी कंडक्टर्स, अगर सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं, फॉर सेमी कंडक्टर्स, बेटे सेमी कंडक्टर में हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक। एनर्जी गैप इज somewhat there but a small energy gap is there। बट अब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर यहां जंप करवाना है तो इट नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब आप करंट को पास ऑन करवाते हैं तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन, उस करंट में से कुछ करंट को यूज कर लेता है और यूज करके अपने आप जंप कर देता है अपर वाले शेल में, बट सम ऑफ द करंट इज यूज्ड, इसलिए पूरा करंट आगे पास ऑन नहीं हो पाता क्योंकि कुछ तो एक्साइटेशन में यूज ही हो गया।
तो सेमीकंडक्टर में इसलिए पूरा करंट पास ऑन नहीं होता, बिकॉज सम ऑफ द करंट इज यूज्ड इन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इन इंसुलेटर्स, अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करता हूं तो इंसुलेटर्स में क्या होगा, देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप। ये हमारा कंडक्शन बैंड है बेटा और ये हमारा बैलेंस बैंड है। तो बेटा जी हमारे पास क्या होगा, एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, एनर्जी गैप इज लार्ज। तो यहां से यहां एक्साइट होने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक, जो या तो करंट से मिलती नहीं है, और अगर मिलेगी तो सारा करंट तो बेटा इसी में यूज हो जाएगा, आगे पास ऑन कैसे होगा। सारी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने में यूज हो गई, तो आगे पास ऑन बहुत ही कम होगी, यानी कंडक्शन बैंड में आकर के इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पास ऑन क्या करवाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी इज यूज्ड टू एक्साइट। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर में एनर्जी गैप या तो बहुत ही छोटा होता है, और या हमारे पास ये कह सकते हैं कि इट में ओवरलैप, सो इलेक्ट्रॉन डज नॉट नीड मच एनर्जी टू जंप फॉर जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो बहुत कम एनर्जी से वो जंप कर सकता है, और देयरफॉर क्योंकि बहुत कम एनर्जी से वो जंप कर पाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड जो होता है, ठीक, वो क्लोज होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करने की वजह से वो कंडक्ट ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में थोड़ा एनर्जी गैप होता है, तो सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन may not be excited to conduction band, or if excited maximum energy is used over there, so very less amount of current it can pass। बोलो बेटे ये समझ में आया कि नहीं, yes और no, वेरी क्विकली बताना मेरे। अब यहां से हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी वो कम क्यों होती है, और सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बढ़ती क्यों है। देखो बेटे, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, कंडक्शन के केस में, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेंगे जो हीट दे रहे हो, so more and more electrons will jump into the conduction band, ठीक। in conductors on giving temperature, बेटा ये बैंड्स मिटा दूं, ये लिख लिया होगा, ओके। अब देखो बेटा हम इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं टेम्परेचर का फर्क। तो हम बोल रहे हैं इन कंडक्टर्स on increasing temperature, more and more electrons jump into the conduction band, और उसकी वजह से क्या होगा, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे तो बेटे ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे रश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का रश होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की मूवमेंट को हिंडर करेंगे, और अगर एक दूसरे के मूवमेंट को हिंडर करेंगे कंडक्शन कम हो जाएगी। सो हम ये बोलेंगे कि इन कंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू द कंडक्शन बैंड, therefore they produce hindrance to the movement of other electrons, thus decreasing conductivity। ठीक है जी, हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ा दिया,
अरे पहले इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से, जैसे करंट दे रहे थे, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे थे, ठीक। अब आपने हीट भी कर दिया, तो हीट कर रहे हैं तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में रश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का टकराने शुरू, यानी टकराते तो नहीं, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मूवमेंट को हिंडर करेंगे, मूवमेंट को हिंडर करेंगे, कंडक्टिविटी कम होगी। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में हमें कुछ एनर्जी चाहिए थी, तो हो क्या रहा था, जब हम करंट पास ऑन करवा रहे थे तो उसमें से कुछ एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे, इसलिए वो पूरा करंट पास ऑन नहीं करवा पा रहे थे। अब वो एनर्जी आप हीटिंग से देने लग गए, जो इसको एक्साइटेशन के लिए चाहिए वो आपको हीटिंग से मिल गई, तो पूरा करंट कैन बी पास्ड ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि कंडक्शन, ये जो इंसुलेटर, ये जो सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर है, उसमें देयर इज एनर्जी गैप। तो अगर हम हीट देंगे तो एनर्जी इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, जो कि पहले अदरवाइज नहीं हो पा रहे हैं, आसानी से नहीं हो पा रहे हैं, हम उसको हीट दे रहे हैं, तो हीट दे करके जो उसने करंट से एनर्जी लेनी थी वो अब नहीं ले रहा, वो हीट से ही क्या हो रहा है, जंप हो रहा है, तो बाकी सारा करंट दे कैन पास, इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलो भाई, अब समझ में आया क्यों होता है टेम्परेचर का असर? सर एक बार ये जो आपने पॉइंट लिखा है प्लीज एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैंने कहा कि जब हम हीट करते हैं तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू द कंडक्शन बैंड, व्हेन दे, जब यहाँ कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बेटा आपस में रिपेल करेंगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर? यस सर। और अगर मेरे पास मान लो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है तो उसमें एनर्जी का गैप है, तो जो हीट आप दे रहे हो दैट इज यूज्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो रहा है, तो वो एनर्जी यूज अप हो रही है, तो तब हमारे पास कंडक्टिविटी विल इंक्रीज डेफिनेटली। क्लियर हो गया? ओके। अब बेटे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्लस 2 में आता है, ठीक। हमसे बोलते हैं व्हाई बेरिलियम इज बेटर कंडक्टर, कंडक्टर देन सर आपका वीडियो पॉज हो गया। 2s1, और बेरिलियम की देखता हूं 1s2 2s2, तो इसका sir, your video is freezed. सर आपकी वीडियो, तो अकॉर्डिंगली क्या है बेटा कि लिथियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होना ये चाहिए कि लिथियम का जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है वो तो किसको हिंडर करेगा नहीं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो हिंडर होंगे, तो एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक, वो होना चाहिए था लिथियम इज अ बेटर कंडक्टर देन दैट ऑफ बेरिलियम, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन के लिए कोई दूसरा है नहीं है, तो हिंड्रेंस के लिए कोई दूसरा है नहीं, तो होना ऐसा चाहिए था। बट एक्चुअली जब हम देखते हैं तो हम ये पाते कि एक्चुअली बेरिलियम इज अ बेटर कंडक्टर देन लिथियम। अब ऐसा क्यों हो गया सर? देखो बहुत सिंपल बात समझना, अगर मैं लिथियम की बात करूं और बेरिलियम की बात करूं, देखो बेटा मान लो ये लिथियम का वैलेंस बैंड है और ये मान लो उसका कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, और ऐसे ही यहां पे ये बेरिलियम का कंडक्शन बैंड है और ये इसका वैलेंस बैंड है। हो सकता है ओवरलैप भी करते हो, बट उससे कोई मतलब नहीं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लिथियम के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ किस में जा रहे हैं, बॉन्डिंग, वो सिर्फ किस में जा रहे हैं, बॉन्डिंग में जा रहे हैं।
यानी लिथियम के केस में सिर्फ ये बॉन्डिंग वाला पार्ट भरा हुआ होगा और एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट खाली होगा। समझ रहे हैं ना? देखो ये खाली है कि नहीं, ये भरा हुआ है। इसका मतलब इसका वैलेंस बैंड जो होगा वो हाफ फिल्ड होगा, वैलेंस बैंड हाफ फिल्ड होगा, आधा फिल्ड। बॉन्डिंग वाला पार्ट भरा है, एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है, तो वैलेंस बैंड इज हाफ फिल्ड इन केस ऑफ लिथियम। अगर बेरिलियम होता तो बेरिलियम के केस में हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती, 1s2 2s2, यानी यहां दो दो इलेक्ट्रॉन होते। अगर दो दो होते तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे भी चले जाते। तो अगर बेरिलियम का हो जाता मान लो Be2 का फॉर द टाइम बीइंग, तो बेटे यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होते, यानी बॉन्डिंग में भी होते और यानी एंटी बॉन्डिंग में भी होते, दोनों में इलेक्ट्रॉन होते, यहां पे भी यहां पे भी। तो इसका वैलेंस बैंड जो होता वो फुली फिल्ड होता, इसका वैलेंस बैंड फुली फिल्ड होता। उससे क्या फर्क पड़ता? उससे फर्क यह पड़ता कि लिथियम में तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए इस हाफ फिल्ड वैलेंस बैंड से यहां जाना पड़ेगा। सो देयर इज एन एनर्जी डिफरेंस, कुछ एनर्जी डिफरेंस है, कुछ एनर्जी इसको चाहिए। जबकि यहां फुली फिल्ड है तो ये बड़ी आसानी से यहां तक जा सकता है। लेस एनर्जी डिफरेंस, लेस एनर्जी इज नीडेड। तो आप ये कह सकते हैं कि लिथियम में जो वैलेंस बैंड होता है वो हाफ फिल्ड होता है, इसलिए हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक। जबकि बेरिलियम के केस में हमारा वैलेंस बैंड इज फुली फिल्ड, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां बड़ी इजीली जंप कर जाते हैं, इसलिए बेरिलियम इज अ बेटर कंडक्टर देन लिथियम। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली बोलना यस और नो। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने बैंड थ्योरी का बैंड बजाया। तो हमने ये कहा कि जब हम बैंड की बात करते हैं तो बैंड क्या होता है? बोला जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में ज्वाइन करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ज्वाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा, बहुत कम होगा। तो इट विल लुक लाइक अ बैंड, इट विल फील लाइक अ बैंड, इट विल बी अ बैंड। तो उसको बैंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स या वेलेंस शेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो बैंड होगा या हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बैंड, वो वैलेंस बैंड, और उससे जस्ट ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, और उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो एनर्जी गैप। हमने बोला कि कंडक्टर्स में एनर्जी गैप या तो एब्सेंट ही होता है या बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली एक्साइटेड टू द कंडक्शन बैंड, हेंस दे आर कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप थोड़ा कंसिडरेबल होता है, तो कुछ एनर्जी इज यूज्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और इंसुलेटर में लार्ज एनर्जी इज नीडेड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, हेंस इसकी कंडक्टिविटी नहीं होती। ठीक, क्लियर हो गया? और इसी में हमने बताया टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। सो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का रश हो जाने की वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हिंडर्ड। When movement of electron is hindered, conductivity decreases. Therefore, with increase in temperature, metals में conductivity decrease करती है. But semiconductors में, सिलिकॉन में, ठीक, that is a semiconductor. Silicon is a semiconductor. तो semiconductor में कुछ energy is needed to make electron jump from valence band to conduction band. If we heat, that energy is had, और वो energy मिल जाने की वजह से electron can easily excite from valence band to conduction band. Hence, conductivity increases. इंसुलेटर में लार्ज एनर्जी गैप है, तो भैया अगर हीट देंगे तो उसको फायदा होगा कि वो एनर्जी उसको मिलेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन जंप कर सके इनटू कंडक्शन बैंड, जो अदरवाइज नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। और लिथियम और बेरिलियम के केस में हमें एक्सपेक्टेड था भी लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेड था कि लिथियम ज्यादा होना चाहिए, पर बेरिलियम ज्यादा। क्यों? क्योंकि लिथियम का वैलेंस बैंड हाफ फील्ड है, आधा फील्ड है, उसमें सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरते हैं, एंटी बॉन्डिंग नहीं भरते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर भरने से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने से जो वैलेंस बैंड है वो हाफ फील्ड है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जबकि बेरिलियम से
इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि वैलेंस बैंड इज फुली फिल्ड, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली एक्साइट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो दिस इज इट विद दैट ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक, अब बेटे हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ये तो हमने पढ़ लिए। ठीक, कंडक्टर के टाइप हम पहले पढ़ चुके थे। ठीक, दैट इज सॉलिड कंडक्टर्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक, कहां पे टेम्परेचर से क्या होता है वो पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सेमी कंडक्टर्स कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, और सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं, ठीक, वो कैसे कैसे होते हैं सेमी कंडक्टर्स। हालांकि ये पोर्शन सारा मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, सेमी कंडक्टर्स का सारा पोर्शन मैं पिछले लेक्चर्स में आपको करवा चुका हूं। सेमी कंडक्टर बेटे दो तरह के होते हैं। सेमी कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक जिनको हम इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक, एक जिनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एक जिनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। देखो बेटा, जैसे नाम क्लियर करता है ना बेटा, वैसे ही यहां पे भी होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ। ठीक, यानी जिसमें कंडक्टिविटी अपने अंदर से आई, हमने बाहर से कुछ भी नहीं किया। ये बोल सकते हैं दोज materials which show semi-conductivity in their pure state, which show semi-conductivity in their pure state without any impurities, ठीक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम उनको बोले, ठीक है जी, कि हमारे पास जो विद इन कंडक्टिविटी बीच से आ रही है, अपने आप से आ रही है। ठीक, वो इम्प्योर स्टेट में नहीं है, वो प्योर स्टेट में है। वो कैसे है? देखो, जैसे मान लो सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, तो सिलिकॉन जो है आपको पता है कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो ये ऑब्वियस है कि सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना के रहेगा। सिलिकॉन विल फॉर्म 4 bonds in all like this। हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना के रहेगा इस तरह से। ये सिलिकॉन है। अब इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे के सारे बंधे हुए हैं, दे आर नॉट मूविंग, सो इट कैन बी इंसुलेटेड। बट हुआ क्या, बाई चांस जब टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ हमारे पास, मान लेते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ा बेटे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां था यहां से निकल गया और यहां पे ये होल आ गया, इलेक्ट्रॉन कहीं और पहुंच गया। ऐसा हो सकता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ दी। ठीक, उसकी वजह से हमारे पास होल बन गया। उसकी वजह से क्या बन गया, होल बन गया। सो इट गिव राइज टू होल। अब क्या हुआ, ये होल इलेक्ट्रॉन्स का था ना, तो मान लो यहां वाले इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप कर दिया तो होल यहां आ गया, तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप कर दिया तो होल यहां आ गया, यहां वाले इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप कर दिया तो होल यहां आ गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड को जंप करते जा रहे हैं, इस साइड को जाते जा रहे हैं, तो होल इस साइड को जाते जा रहा है। जैसे यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया, यानी इलेक्ट्रॉन इस साइड को जंप कर रहे हैं। ठीक, तो इस साइड को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं
तो होल यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां, तो होल इस साइड को मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब होल इस साइड को मूव करना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव करना शुरू हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, और इसकी वजह से सेमी कंडक्टिविटी आ गई। एंड दैट इज बिकॉज यहां पे हमारे पास टेम्परेचर की वजह से ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। इट इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल सेमी कंडक्टिविटी अराइज, conductivity arise due to defects, due to thermodynamic defect, टेम्परेचर वाले भाई, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स, टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, उसकी वजह से होल बन गया, और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। तो सेमी कंडक्टिविटी इज ड्यू टू दिस। तो ये हमारे पास हो गए जिसको बोला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन इज अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ दिस, और जर्मेनियम इज अ गुड एग्जांपल। ठीक, ये सारे हमारे पास इंट्रिंसिक होते हैं। ठीक, अब ऑब्वियसली एक्सट्रिंसिक कौन होंगे? वेरी क्लियर, एक्सट्रिंसिक कौन से होंगे बेटा? एक सिंपल बात है, जिसमें इंप्यूरिटीज होंगी। एक्सट्रिंसिक यानी आउटवर्ड्स। सो those materials which show conductivity, which show semi-conductivity, those material which show semi-conductivity because of impurities, जो इंप्यूरिटीज की वजह से ठीक शो करते हैं, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटे ये मैंने पिछली बार बताया था कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटी हुई, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी हुई, ठीक, तो भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटी पिछले ग्रुप की, यानी ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी, जैसे आपको समझाया था मैंने पिछली बार। ठीक, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी, तो करंट फ्लोज थ्रू होल्स, देन करंट flows through holes, therefore give rise to p-type semiconductors। बोलो बेटे, समझाया था आपको पिछली बार p-type सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं। जैसे हमने बोला था कि जर्मेनियम इज डोप्ड विद बोरोन, या फिर सिलिकॉन इज डोप्ड विद गैलियम, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें होल्स बनते, पिछली बार सारा क्लियर किया था ये। ठीक, तो ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर देता है, मैंने आपको समझाया था। p-type semiconductor when current flows through hole they are called as p-type semiconductor। और इसमें क्या होता है हमारे पास कि बेसिकली वैकेंसीज बनती हैं और इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो करते हैं। ठीक, अगली बात आती है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज डाली हो, ये पिछली बार सारा क्लियर हो चुका है इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स में। ठीक, तो उससे क्या बनते हैं, जैसे पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी डाली हो, तो अगर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी है, ठीक, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी है, तो गिव राइज टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं भाई। ठीक, अगर प्रीवियस ग्रुप तो पी टाइप, नेक्स्ट ग्रुप तो एन टाइप। ठीक, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज करंट फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं।
जैसे हमने बोला था फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम इज डोप्ड विद आर्सेनिक, ठीक। सो दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। एन टाइप पी टाइप क्या होते हैं? एन टाइप होता है जिसमें करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रॉन, पी टाइप होता है जिसमें करंट फ्लो थ्रू व्हाट यू कैन से होल्स, वो पी टाइप। तो ऐसे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, ऐसे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक को मैं पिछली बार आपको करवा चुका हूं इंप्योरिटी डिफेक्ट्स में। इसी में बेटा एक मिक्स्ड सेमीकंडक्टर्स की बात की थी मैंने, मिक्स्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था 13-15 सेमीकंडक्टर्स के बारे में। जब हम 13 और 15 ग्रुप दोनों को मिला के सेमीकंडक्टर बनाते हैं, या 12-16 सेमीकंडक्टर्स को जब 12th और 16th ग्रुप को मिला के सेमीकंडक्टर बनाते हैं बेटा। तो इस तरह से करके ये सब चीजें, डोपिंग जो है, ये सारी मैं पिछली बार तुम्हें बता चुका हूं। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में सारा पिछली बार अपन ने क्लियर किया है, ठीक है जी। एन टाइप क्या, पी टाइप क्या, पर यहां हमें क्लियर करना था एक्सट्रिंसिक क्या और इंट्रिंसिक क्या। तो इंट्रिंसिक जिसमें विद इन प्योर स्टेट में करंट पास ऑन होता है वो इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जिसमें इंप्योरिटीज होती है, ठीक। अब इसमें बेटे इंट्रिंसिक में ये समझ लो कि कंडक्टिविटी समवट लो, क्योंकि इंप्योरिटीज तो कम ही होगी ना। तो यहां पे कंडक्टिविटी इज लो, कंडक्टिविटी इज लो। क्यों? क्योंकि इन पे ये बेटा डिफेक्ट्स तो कम ही होंगे, और यहां तो हम अपनी मर्जी से डालते, तो कंडक्टिविटी इज हाई, कंडक्टिविटी इज हाई। हम जैसी मर्जी बना ले बेटा, हम ही ने तो इंप्योरिटी डालनी, ठीक है जी, क्लियर। यहां सिर्फ टेम्परेचर की वजह से है, यहां कंडक्टिविटी इज ड्यू टू टेम्परेचर ओनली, ठीक। जबकि वहां टेम्परेचर के साथ साथ इंप्योरिटीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ साथ इंप्योरिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, यस। कोई डाउट? हाँ जी अनीश जी, क्या बोल रहे हो? सर वो मेरा वाईफाई एकदम से ऑफ हो गया था, तो आपने जो दो डिफरेंसेस बताए ना, ये जरा यहाँ से थोड़ा रिपीट कर दो, ये मैंने एक्सटेंसिव वाले। सिर्फ कहा भाई कि इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी लो होती है, ठीक। क्यों कंडक्टिविटी लो होती है? क्योंकि भैया डिफेक्ट तो कम ही होंगे ना। और एक्सट्रिंसिक में कंडक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं? डिफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से करेंगे, जितने चाहेंगे उतने करेंगे भाई। समझ में आ गई बात? और दूसरी बात मैंने ये बताई कि इसमें जो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे होल बना है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है। जबकि यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ इंप्योरिटी पे भी डिपेंड कर रहा है कि हम इंप्योरिटी कैसी डाल रहे हैं। बोलो भाई, क्लियर हो गया अभी? हाँ जी सर, थैंक यू। ओके, एन टाइप पी टाइप हमें समझ में आ जाता है, 12, 15, 13, 15 और 12, 16 कंपाउंड समझ में आ जाते हैं, ठीक। अब बेटे हमारे पास कुछ खास सी बातें हैं, ठीक है। जैसे एक है सुपर कंडक्टिविटी। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, ठीक। व्हेन यू टॉक अबाउट सुपर कंडक्टिविटी, बेटा हम जब ये बोल रहे हैं कि देयर इज नो hindrance to the flow of charge, that is called a superconductivity. When there is no hindrance to the flow of charge, तो उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक। सुपर कंडक्टिविटी उसको बोलते हैं। अभी तक सुपर कंडक्टर का ऐसे कोई एग्जाम्पल हमने देखा नहीं, बट हाँ ये जरूर है कि हमने ये पाया कि मर्करी वर्क्स एज सुपर कंडक्टर एट 4 केल्विन। 4 केल्विन पे मर्करी सुपर कंडक्टर पाया गया। लेड टिन जो था, टिन, वो 3.7 केल्विन पे सुपर कंडक्टर पाया गया। जो लेड था, लेड, वो 7.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर पाया जा रहा है, ठीक। बट दीज आर वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स, we cannot attain it, and if we can attain them we cannot maintain them,
तो सुपर कंडक्टिविटी भी बहुत लो टेम्परेचर पे आई। हालांकि हमारे पास अभी जो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसपे सुपर कंडक्टिविटी वो 150 केल्विन है, और उसमें नोएबियम का एक अलॉय हमने बनाया है, नोएबियम का एक अलॉय हमने बनाया है, ठीक, जिसकी सुपर कंडक्टिविटी 150 केल्विन तक है, बट 150 केल्विन स्टिल इज -123 डिग्री सेल्सियस, व्हिच इज नॉट इजी टू मेंटेन और अटेन। तो अभी सुपर कंडक्टिविटी पे बहुत काम चल रहा है। जब तक हमारे अनीश भैया नहीं बनेंगे साइंटिस्ट, तब तक हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी नहीं आएगी, आई एम टू श्योर, है ना भाई। तो ऑब्वियसली सुपर कंडक्टिविटी पे भी काम चला हुआ है, ठीक। तो काफी समय बाद जब कभी सुपर कंडक्टर बन जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी भाई। देखो जितने सुपर कंडक्टर होते हैं दे आर डायामैग्नेटिक। सुपर कंडक्टर्स आर बेसिकली डायामैग्नेटिक, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। यानी हम ये बोल सकते हैं कि दे डू नॉट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू देम, एंड दिस इज कॉल्ड एज मीजनर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मीजनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टर अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को पास ऑन नहीं होने देते, इस इफेक्ट को मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। नथिंग डूइंग, किसी ने कभी नहीं पूछा, जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो बेटे आई थिंक सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर नाउ डन। ईच एंड एवरी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक। कंडक्टर कितनी तरह के, उनकी कंडक्टिविटी कैसे देखी जाती है, सेमी कंडक्टर कितनी तरह के, उनकी कंडक्टिविटी कैसे देखी जाती है, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, ठीक है जी। और उसी तरह से सुपर कंडक्टिविटी क्या। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ में आ जाती है, लेकिन आपके नोट्स के अंदर ना कुछ एक चीज दी है, सम नोटवर्दी पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये तुम्हारे नोट्स में दिए हैं। सम नोटवर्दी पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। बेटा इसको तुमने पढ़ना है, ये एनसीईआरटी के वो हैं एग्जाम्पल्स, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सेमीकंडक्टर है, कौन सुपर कंडक्टर। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बोला जैसे कंडक्टर्स की बात करें, TiO2MnO, दे आर कंडक्टर। इंसुलेटर की बात करें, ठीक, इंसुलेटर हमारे पास दिए गए हैं, सेमी कंडक्टर हमारे पास दिए गए हैं, कंडक्टर जैसे TiO, VO, ये कंडक्टर। तो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक। तो ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जाम्पल, इसमें कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीनियम ऑक्साइड ReO3 has conductivity as well as appearance like copper। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ReO3 ये कॉपर की तरह ही दिखता है और उसी की तरह से कंडक्टिविटी भी काफी अच्छी कंडक्टिविटी है, ठीक। तो ये चीजें आपने खुद पढ़ लेनी है, ठीक। अब चलते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड डाइलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। सो बिफोर गोइंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज,